नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मोदी जी जिस पर छापे पड़वाते हैं, योगी जी उसको चॉकलेट क्यों खिलाते हैं। और क्या इनकम टैक्स के छापे के बाद वो व्यापारी जब करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डालता है तो क्या वो क्लीन चिट हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे घोर धंधे की बात बता रहा हूं, एक ऐसे व्यापारी की बात बता रहा हूं जिसके ऊपर सीबीआई से लेकर इनकम टैक्स के ना जाने कितने आरोप हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी मेहरबान है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसके लिए लॉटरी खोल दी है। सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके केवल एक दागदार आदमी के नाम। केवल पीडब्ल्यूडी नहीं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के ठेके। साहब की काबिलियत क्या है कि साहब भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया चंदा देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने दागदार आदमी भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ कैसे हो जाते हैं। अभी साहब ने लखनऊ में एक ताज 5 स्टार होटल खोला है। तो आज मैं इस कारोबारी की सत्ता की नजदीकी की कहानी आपको बताना चाहता हूं। लखनऊ में ताज पैलेस होटल होता है। रोशनी से नहाया हुआ भव्य मंच सजता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, ईमानदार पे थोड़ा जोर दे रहा हूं क्योंकि अब जो कहानी बता रहा हूं उसमें मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल करूंगा कि इतने दागदार आदमी के संग आपकी ताजपोशी क्यों। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उद्घाटन करने पहुंचते हैं। सत्ता के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, विपक्ष के चेहरे भी दिखाई देते हैं। माल बंटता है तो सब में बंटता है। ऐसे बेईमान, ऐसे भ्रष्ट लोग हर जगह मलाई बांटते हैं। उद्योग जगत के भी बड़े बड़े लोग उस काम फंक्शन में मौजूद हैं, तस्वीरें खींचती हैं। विकास, निवेश और बदलते उत्तर प्रदेश की बातें होती हैं। लेकिन इस चमकदार तस्वीर को थोड़ा पलट कर देखिए। इस मंच से जुड़ा एक नाम है अनिल कुमार सिंह और उनकी कंपनी एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता और मैं चाहता भी नहीं हूं कि यह मुद्दा उठे कि सिंह इज किंग। यूपी में अगर आप सिंह हैं तो किंग हैं। यही वो एप्को समूह है जिसके कारोबारी और आवासीय परिसरों पर 2013 में इनकम टैक्स विभाग की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई का उल्लेख रिकॉर्ड में मिलता है। फिर 2021 में एप्को और उससे संबंधित संस्थाओं के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत एक और तलाशी और जब्ती कार्रवाई का उल्लेख रिकॉर्ड में सामने आता है। उनके छापे पड़े। यही एप्को है जिसका नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल से जुड़े एक मामले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर में सामने आया। यही वो एप्को है जिसके 30 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी द्वारा भुनाए जाने की बात सार्वजनिक चुनावी बॉन्ड आंकड़ों में आधारित मीडिया रिपोर्टों में सामने आई। समझ गए ना खेल क्या है। और यही एप्को उत्तर प्रदेश सहित देश भर में हजारों करोड़ रुपए के सरकारी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट करती रही है। अब इन सारे तथ्यों को एक साथ रखिए और फिर उस तस्वीर को दोबारा देखिए जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भव्य कारोबारी आयोजन में दिखाई दे रहे हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर एप्को और अनिल कुमार सिंह की सत्ता के गलियारों में ऐसी क्या ताकत है कि इतने सवालों और विवादों के बावजूद प्रदेश की सत्ता का सर्वोच्च नेतृत्व उनके कारोबारी मंच से दूरी बनाना जरूरी नहीं समझता। यह सवाल किसी कारोबारी की सफलता से जलने का सवाल नहीं है। ना उद्योग लगाना अपराध है, ना होटल बनाना अपराध है, ना मुख्यमंत्री का किसी निवेश परियोजना का उद्घाटन करना अपराध है। लेकिन जब सार्वजनिक धन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट करने वाली किसी कंपनी का नाम बार बार सरकारी और न्यायिक दस्तावेजों में विवादों के संदर्भ में दिखाई देता है, तब मुख्यमंत्री के साथ उसकी सार्वजनिक निकटता पर सवाल पूछना पत्रकारिता का अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी है। ताज की चमक के पीछे सवालों की लंबी कतार है। 19 अगस्त 2026 को लखनऊ में नए ताज पैलेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने खुद किया। ताज की मूल कंपनी भारतीय होटल कंपनी लिमिटेड ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा की। गोमती नगर स्थित इस होटल में 181 कमरे और स्वीट है। इस होटल को उत्तर प्रदेश में पर्यटन, निवेश और आतिथ्य क्षेत्र के विस्तार की बड़ी तस्वीर के रूप में पेश किया।
बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में 5 स्टार होटल बनने चाहिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आनी चाहिए, निवेश आना चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, लेकिन विकास की चमक पारदर्शिता के सवालों को ढकने का पर्दा नहीं बन सकती। इसलिए पहला सवाल ताज होटल से ही शुरू होता है। इस परियोजना के निवेश और स्वामित्व की पूरी संरचना क्या है? अनिल कुमार सिंह, उनके परिवार, एप्को समूह या उनसे संबंधित कंपनियों की इस परियोजना में वास्तविक आर्थिक हिस्सेदारी कितनी है? होटल की जमीन किसके स्वामित्व में है? परियोजना की वास्तविक लागत कितनी है? इसके लिए पैसा कहां से आया? क्या किसी सरकारी एजेंसी ने जमीन, अनुमति, रियायत या अन्य कोई सुविधा दी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय को कार्यक्रम में जाने से पहले इन सब की जानकारी दी गई थी या नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री जब किसी निजी परियोजना का उद्घाटन करते हैं तो वो सिर्फ फीता नहीं काटते। मुख्यमंत्री की मौजूदगी उस परियोजना और उससे जुड़े लोगों को सार्वजनिक प्रतिष्ठा देती है। उनके साथ खिंची एक तस्वीर करोड़ों रुपए के विज्ञापन से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी भी सामान्य अतिथि से कहीं ज्यादा है। 31 जुलाई 2013 को जब आयकर विभाग एप्को के दरवाजे पहुंचता है, अब कैलेंडर को 13 साल पीछे लेके चलते हैं, 2013 में लेके चलते हैं। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण लखनऊ पीठ के न्यायिक रिकॉर्ड में दर्ज है कि एप्को समूह के कारोबारी और आवासीय परिसरों पर आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती की कार्रवाई हुई। समूह और उसके कारोबारी सहयोगियों से जुड़े दूसरे परिसर पर सर्वे का भी उल्लेख मिलता है। याद रखिए, ये किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं है, ये किसी सोशल मीडिया पोस्ट की अफवाह नहीं है, यह सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज कार्रवाई है। जब आयकर विभाग किसी के यहाँ गया, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वो व्यक्ति उसी क्षण अपराधी हो गया, लेकिन धारा 132 की तलाशी कोई चाय पीने की औपचारिक मुलाकात भी नहीं होती। और जब ऐसी कार्रवाई उस कारोबारी समूह के आवासीय और कॉमर्शियल परिसर तक पहुंचती है जिसे सरकार से हजारों करोड़ रुपए के ठेके मिलते रहे हों, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड में सर्च के बाद दाखिल रिटर्न और सरेंडर इनकम का जो विवरण सामने आता है, उसके बाद कंपनी ने आयकर विभाग से कई मुद्दों पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और विभिन्न मुद्दों पर उसे थोड़ी अपीलें राहत भी मिली। ये भी सच है, ये तथ्य भी हम बता रहे हैं, मगर एक सवाल फिर भी खड़ा है। 2013 में आखिर क्या हुआ था जब आयकर विभाग को एप्को समूह के कारोबारी और आवासीय परिसरों तक पहुंचना पड़ा? 8 साल बाद फिर आयकर विभाग, अगर कहानी 2013 में खत्म हो जाती तो इसे एक पुराना कारोबारी का विवाद मानकर छोड़ देना आसान होता, मगर 8 साल बाद फिर एक और तारीख सामने आती है, 15 सितंबर 2021। बाद के कर निर्धारण रिकॉर्ड में एप्को इंफ्राटेक और उससे संबंधित संस्थाओं के मामले में फिर आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी और जब्ती कार्रवाई का उल्लेख मिलता है। रिकॉर्ड में लखनऊ के विभूति खंड स्थित एप्को कार्यालय के नाम, तलाशी वारंट और वहां हुई कार्रवाई का जिक्र है। यानी सवाल एक घटना का नहीं रह जाता। फिर 2021, अलग अलग सालों में दो आयकर तलाशी कार्रवाइयों का दस्तावेजी उल्लेख, और फिर 2026 में सत्ता के सबसे चमकदार मंचों पर कारोबारी प्रतिष्ठा। ये तस्वीर सवाल तो पैदा करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल है, क्या ताज पैलेस के कार्यक्रम में जाने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को एप्को समूह के इस कार्यकर इतिहास की जानकारी थी? अगर थी तो क्या कोई पृष्ठभूमि की जांच हुई? अगर हुई तो उसमें क्या निकला? और अगर मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी ही नहीं थी तो सवाल और बड़ा है कि आखिर मुख्यमंत्री के निजी कारोबारी कार्यक्रमों की जांच पड़ताल किस स्तर पर होती है? रुपए 106 करोड़ की आयकर कटौती पर भी सवाल उठा। 2021 में कार्रवाई से जुड़े कर रिकॉर्ड में लगभग 106 करोड़, आप रकम सुन रहे हैं, 106 करोड़ की आयकर कटौती के दावे की पात्रता पर भी सवाल उठाए गए। आयकर अधिकारियों की राय थी कि कुछ परियोजनाओं में कंपनी विकासकर्ता की बजाय ठेकेदार की भूमिका में थी, तो इसलिए संबंधित आयकर कटौती का लाभ उपलब्ध नहीं होना चाहिए था। यहाँ सावधानी जरूरी है। आयकर अधिकारी की आपत्ति अंतिम न्यायिक फैसला नहीं होती। एप्को ने भी अपील करी, इसलिए मैं सीधा 106 करोड़ को सीधे कर चोरी नहीं लिखता,
नहीं कहता, लेकिन हकीकत में है। तो इतना तो पूछा ही जा सकता है कि 106 करोड़ रुपए का खेल क्या था, कंपनी की व्याख्या क्या थी, अंतिम स्थिति क्या बनी, जनता के सामने पूरा तथ्य आने में आखिर समस्या क्या है। और फिर इस कहानी में सीबीआई की भी एंट्री है। आयकर विभाग को छोड़िए, कहानी देश की महारत्न सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल तक पहुंचती है। एक शिकायत, फिर लोकपाल, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग और आखिरकार सीबीआई। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार अक्टूबर 2024 में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में एप्को इंफ्राटेक का नाम उल्लेख सामने आया है। मामला सेल की परियोजना ग्राहक योजना और निजी संस्थाओं को स्टील उपलब्ध कराने से संबंधित आरोपों से जुड़ा था। और इस जांच में एक दस्तावेज ऐसा सामने आया जिसने पूरे मामले को बेहद गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के अनुसार एप्को की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि एक सर्टिफिकेट 12 सितंबर 2020 की तारीख का था। नोट कर लीजिएगा, 12 सितंबर 2020 की तारीख का। यह प्रमाण पत्र वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट से जुड़े काम के संबंध में बताया गया। लेकिन जब जांच हुई तो सामने आया कि वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट का गठन इस सर्टिफिकेट की तारीख के बाद हुआ। इसे बड़े साधारण भाषा में समझिए, कोई कंपनी अक्टूबर में बनी तो दिसंबर में उसके काम का प्रमाण पत्र कैसे बन गया। सोच सकते हैं अगर ये तारीखें जांच रिकॉर्ड के अनुसार सही है तो सवाल और गंभीर है। क्या तारीख गलत थी, क्या सर्टिफिकेट गलत था, क्या कंपनी का नाम गलत था, क्या दस्तावेज बाद में तैयार हुआ, या इसके पीछे कोई और गोलमाल की कहानी है। एप्को को जवाब देना ही चाहिए। यह प्रमाण पत्र किसने जारी किया, किस अधिकारी के हस्ताक्षर थे, क्या एप्को मैनेजमेंट ने उसकी प्रामाणिकता स्वीकार की, क्या कंपनी ने जांच एजेंसी को अपना स्पष्टीकरण दिया, अगर दिया तो क्या। सीबीआई की प्राथमिकी कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं। ये बात 100% सही है कि सीबीआई की प्राथमिकी में नाम आने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। कानून में जांच होती है, आरोप पत्र होता है, अदालत सुनवाई करती है और फिर दोष या निर्दोषता तय करती है। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है, सीबीआई की प्राथमिकी कोई चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं है। ये बात भी सही मानता हूँ। लेकिन जब सीबीआई नाम दर्ज कर रही है तो मुख्यमंत्री को जरूर पूछना चाहिए आदमी कैसा है। सिर्फ अनिल सिंह नाम देखकर नहीं जाना चाहिए था। यही कंपनी हजारों करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट कर रही हो तो सवाल और गंभीर होते हैं। सवाल यह है कि सीबीआई की जांच आज कहां खड़ी है। क्या एप्को के अनिल सिंह से पूछताछ हुई, क्या चार्जशीट दाखिल हुई, क्या कंपनी को क्लीन चिट मिली, अगर क्लीन चिट मिली तो सार्वजनिक किया जाए। सरकार बताए कि जांच के दौरान कंपनी को नए सरकारी ठेके क्यों मिले। अब मैं दूसरी कहानी बता रहा हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ आई है। सरकार का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अक्टूबर 2022 में सुल्तानपुर के एक पास एक्सप्रेस वे का हिस्सा धंस गया क्योंकि निर्माण एप्को ने किया था। लेकिन आप सोचिए कि क्या हाल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, धंस गया, लेकिन भाजपा को 30 करोड़ रुपए दिया तो मामला टाइम फिर। उस समय सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें एप्को को कोने में कर दिया गया, ये गायब कर दिया गया। बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की वॉशिंग मशीन का नाम भारतीय जनता पार्टी है। सवाल यह है कि मालूम करना चाहिए इतने बड़े सरकारी एक्सप्रेस पर किस कंपनी ने कौन सा हिस्सा बनाया, एप्को ने कहां बनाया, कौन सा हिस्सा बनाया, गुणवत्ता की जांच किसने की, निर्माण पूरा होने पर गुणवत्ता का प्रमाण पत्र किसने दिया, सड़क बनने के बाद कितनी मरम्मत हुई, कितना अतिरिक्त सरकारी पैसा खर्च हुआ। इन सबका विवरण जनता के सामने क्यों नहीं होना चाहिए। अब आता है मजेदार अध्याय चुनावी बॉन्ड का। निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक चुनावी बॉन्ड आंकड़ों पर आधारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एप्को इंफ्राटेक ने जनवरी 2020 से अक्टूबर 2023 के बीच करीब 30 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब मेरी पूरी कहानी पे आप समझ गए होंगे कि एक एप्को कंपनी को इस तरह क्लीन चिट क्यों दी जा रही है। चुनावी बॉन्ड उस समय अपराध नहीं दे खरीद सकते थे, लेकिन क्या चुनावी बॉन्ड के जरिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का
ठेका दे दिया जाएगा, एक्सप्रेस में धंस जाएगा। और ये करोड़ों रुपए देने के बाद क्या सीबीआई वीआई और सब कुछ गायब हो जाएगा। एक तरफ सीबीआई की एफआईआर में नाम उसमें, और फिर मुख्यमंत्री के साथ भव्य मंच। अब जनता पूछेगी क्या ये सब महज संयोग है? तो क्या जाना गलत है? हो सकता है ये सचमुच संयोग हो, जब सरकार और कंपनी के पास इसे स्पष्ट करने का सबसे आसान रास्ता है कि पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। 30 करोड़ रुपए भाजपा को ही क्यों? एपको से सीधा सवाल होना चाहिए। 30 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदने का कारोबारी आधार क्या था? ये बॉन्ड भाजपा ने बनाए? क्या एपको ने दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसी अनुपात में चंदा दिया? अगर नहीं तो भाजपा को इतना बड़ा योगदान देने के पीछे कंपनी की नीति क्या थी? और जिस अवधि में ये बॉन्ड खरीदे गए उसी अवधि में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा के राज्यों से एपको को कितने रुपए के ठेके मिले, ये भी जानना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ ईमानदारी वाला हो या सब कुछ बेईमानी वाला हो, लेकिन रिकॉर्ड तो सामने आना चाहिए। सत्ता और कारोबार के बीच की दूरी जनता को दिखना चाहिए। भारत में उद्योगपति सरकारों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवेश के सम्मेलन करते हैं, कंपनियों को निवेश के लिए बुलाया जाता है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या पैदा होती है जब सरकार और कारोबारी घरानों की निकटता इतनी सहज दिखाई देने लगे कि जांच और विवाद का इतिहास कोई मायने ही न रखता हो। मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं है, वो सरकार की विश्वसनीयता का भी प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री किसी कारोबारी परियोजना के उद्घाटन में पहुंचते हैं तो तस्वीर सिर्फ निजी एल्बम के लिए नहीं होती, वो अगले दिन अखबारों में जाती है, टीवी चैनल पर जाती है, सोशल मीडिया पर जाती है, कंपनी के प्रचार में जाती है। बैंक देखते हैं, निवेशक देखते हैं, सरकारी अधिकारी देखते हैं और पूरे बाजार में संदेश आता है कि इस कारोबारी की सत्ता तक सीधी पहुंच है। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय को सामान्य नागरिक से ज्यादा सावधान होना चाहिए। योगी जी, क्या आपको पूरी फाइल दिखाई गई थी? सीधा सवाल मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे, क्या आपको ताज पैलेस के उद्घाटन में जाने से पहले एपको की पूरी जन्म पत्री, इनकी जांच के इतिहास बताया गया था? क्या आपको बताया गया था कि दो बार इनकम टैक्स ने इनके छापे मारे? क्या आपको बताया गया था कि सेल मामले में सीबीआई ने एपको का नाम लिया है, एफआईआर है? क्या 30 करोड़ के चुनावी बॉन्ड की आपको जानकारी थी? और सबकी जानकारी थी, सरकार संतुष्ट थी कि किसी तरह की समस्या नहीं है, तो फिर ये संतुष्टि किस आधार पर बनी? और अगर जानकारी नहीं थी तो मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम तय करने वाले बड़े बड़े सफेद पोश अफसर कर क्या रहे थे? क्या एपको से माल कमा रहे थे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पंचम दल के बड़े बड़े अफसरों पर बड़े बड़े लंबे घोटालों का सवाल है। सुशांत सिटी में एक होटल भी इसी सवालों की कड़ी में है, सेंट्रम नाम है शायद उसका। पड़ताल मेरी चल रही है उस होटल में किन किन ब्यूरोक्रेट के निवेश हैं। अब अनिल सिंह से एपको से 10 सीधे सवाल। अनिल सिंह भी चुप रहकर इन सवालों को समाप्त नहीं कर सकते। पहला, 2013 में एपको समूह के कारोबारी और आवासीय परिसर पर इनकम टैक्स की रेट क्यों हुई? दूसरा, उस कार्रवाई का अंतिम परिणाम क्या निकला? तीसरा, 2021 में फिर धारा 132 के तहत कार्रवाई क्यों हुई? चौथा, रुपए 106 करोड़ से अधिक की आयकर कटौती के दावे पर सवाल क्यों उठा और अब अंतिम कानूनी स्थिति क्या है? पांचवा, सेल मामले में एपको की वास्तविक भूमिका क्या थी? छठा, विवादित प्रमाण पत्र किसने जारी किया? सातवां, सीबीआई जांच में एपको ने क्या जवाब दिया? आठवां, 30 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भाजपा को देने के पीछे कंपनी की नीति क्या थी? नौवां, उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी एजेंसियों से एपको और संबंधित कंपनियों को पिछले 10 सालों में कितने मूल्य के प्रोजेक्ट मिले? और 10वां, लखनऊ के नए ताज पैलेस में अनिल सिंह, उनके परिवार, एपको या संबंधित कंपनियों की वास्तविक आर्थिक हिस्सेदारी कितनी है? इन 10 सवालों के जवाब आ जाए तो आधी कहानी अपने आप में साफ हो जाएगी। योगी सरकार भी बताए कि एपको को उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में कितने हजार करोड़ के ठेके दिए। उत्तर प्रदेश सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पिछले 10 सालों में एपको इंफ्राटेक और उससे संबंधित कंपनियों को राज्य सरकार, उसके निगमों, प्राधिकरणों और एजेंसियों से कितने प्रोजेक्ट मिले? हर प्रोजेक्ट की कीमत क्या थी? कितने समय पर पूरे हुए? कितनों में लागत बढ़ी? कितनों में समय बढ़ाया गया? कितनों में गुणवत्ता की संबंधी शिकायतें आई? कितनों में जुर्माना लगाया गया? और कितने प्रोजेक्ट में कंपनी को अतिरिक्त भुगतान किया गया? जब कंपनी का कारोबार सार्वजनिक परियोजनाओं से जुड़ा है तो ये सवाल निजी नहीं है, इनका संबंध जनता के पैसे से है।
ताज की रोशनी आयकर और सीबीआई की फाइलों को धुंधला नहीं कर सकती। लखनऊ का नया ताज पहले जितना खूबसूरत हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। उत्तर प्रदेश में 100 ताज बने, 1000 होटल बने, लाखों नौकरियां पैदा हों, मगर निवेश का स्वागत लेकिन बेईमानों से सवाल, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। होटल की चमक 2013 के आयकर रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकती। भव्य उद्घाटन 2021 की आयकर कार्रवाई का उल्लेख गायब नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर सीबीआई प्राथमिकी के सवालों का जवाब नहीं बन सकती। और सत्ता के मंच की चमक 30 करोड़ के चुनावी बॉन्ड की समय रेखा को नहीं बदल सकती। इसलिए कहानी किसी होटल के खिलाफ नहीं है, ये किसी उद्योगपति के अमीर होने के खिलाफ नहीं है। ये सवाल है सत्ता, सरकारी ठेकों, राजनीतिक चंदे और बड़े कारोबारी घरानों के बीच उस रिश्ते का जिसकी पूरी तस्वीर जनता को शायद कभी दिखाई ही नहीं जाती। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान जैसी भी है, उनके टीम के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की बात करते हैं, इसलिए सवाल भी उनसे तीखे होंगे। मुख्यमंत्री जी, जब आप ईमानदारी का दावा करते हैं तो इनकम टैक्स की रेड और सीबीआई प्राथमिकी में नाम आने के बावजूद भी इस कंपनी के प्रमुख कारोबारी के संग मंच पर आपकी मौजूदगी क्या बता रही थी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या सरकार ने एप्को को पूरी तरह पाक साफ मान लिया है? अगर हाँ तो किस जांच के आधार पर? अगर नहीं तो इतनी सार्वजनिक निकटता क्यों? और अगर ये केवल एक होटल का उद्घाटन भी था तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय किसी भी बड़े निवेशक के निजी कारोबारी प्रतिष्ठान का इस तरह उद्घाटन करते हैं? इन सवालों का उत्तर मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की एक तस्वीर भी राजनीतिक संदेश होती है। और जब तस्वीर के एक तरफ सत्ता हो, दूसरी तरफ हजारों करोड़ का कोरा कारोबार हो, पीछे सरकारी ठेकों की लंबी सूची हो, साथ में राजनीतिक चंदे का रिकॉर्ड हो और फाइलों में आयकर और सीबीआई जैसे नाम दिखाई दे रहे हों, तब उस तस्वीर को सिर्फ विकास कहकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उस तस्वीर से सवाल पूछे जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर अनिल सिंह और एप्को की कहानी सिर्फ एक बेहद सफल कारोबारी की कहानी है या ठग विद्या से सत्ता, सरकारी ठेकों और राजनीतिक पहुंच के गठजोड़ की हुई कहानी है, जिसकी परतें अभी खुलना बाकी है। इसका फैसला आरोपों से नहीं होगा। दस्तावेज करेंगे, जांच करेंगे, अदालत करेगी, लेकिन उससे पहले सरकार और एप्को दोनों को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि सवाल जितना एप्को से है उतना उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी है। ताज की चमक अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता के मंच पर खड़े हर बड़े कारोबारी के पीछे की फाइल देखने का अधिकार जनता को भी है। अब आप समझ सकते हैं कहानी क्या है। और आखिर में एक बड़ी मजेदार कहानी, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जो विधायक, उनमें और एप्को के मालिक में बहुत जंग रहती थी। पीडब्ल्यूडी के सैकड़ों करोड़ के ठेके किसको मिलेंगे? बनारस के एक ठेकों को लेकर दोनों के बीच जंग हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में ये जंग चर्चा का विषय बन गई। आखिर बड़ा बड़ा विभाग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग, एप्को पर कितना मेहरबान हुआ, कितने ठेके मिले, उन ठेकों की कहानी क्या है, इसकी पड़ताल जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे सच आपके सामने आता रहे। क्योंकि ये हिम्मत, ये आंखों में आंखें डालने का सवाल सिर्फ जनता की ताकत 4 PM को देती है। और मेरा हक है कि मैं ये सवाल जरूर भ्रष्ट व्यापारियों और ठेकेदारों, बिल्डरों और एप्को जैसे साहब लोगों से पूछता रहूँ। शुक्रिया, थैंक यू।